हेलो दोस्तों, मैं राज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल जियो एजुकेशन वर्ल्ड में। तो जैसे कि हिस्ट्री का क्लास ये आज मेरा क्लास 2 है, तो इससे पहले मैंने 1 दे रखा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो 1 नहीं देखे हैं पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों वो देख लीजिएगा आप लोग, नहीं तो ये हिस्ट्री का आधा अधूरा जानकारी आपको समझ में नहीं आएगा। तो जैसे पिछले क्लास में हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में जाना, उसके बाद का कौन सा काल आता है, तो उसके बाद का काल आता है आपका आग ऐतिहासिक काल। जैसे कि पिछला जो वीडियो बना है उसमें मैंने एक छोटी सी बात बोलना भूल गया। मैं 2 मूवी आपको रिकमेंड करता हूँ। एक है मूवी आपका 10,000 BC और दूसरा है अल्फ़ा। मैं मतलब कि उस मूवी में संघर्ष क्या चीज़ होती है उस समय के, मतलब कि पत्थरों का जब युग होता था, इंसान कैसे जीवन का बसर करते थे, कैसे जीवन को आगे बढ़ाया, वो 2 मूवी में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा लिंक। वो मैं कहूँगा कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर उस मूवी दोनों को देखें। एक 10,000 BC है और एक अल्फ़ा मूवी है। बहुत ही सर्वाइविंग और अच्छी मूवी है दोनों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्लास क्या है? आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल जिसे हाफ हिस्ट्री या फोटो हिस्ट्री भी कहा जाता है। हाफ हिस्ट्री कहा जाए तो ये बीच का काल है। प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच का काल इसे कहा जाता है। और फोटो हिस्ट्री कहा जाए तो चित्रकलाओं का ये काल जो है, चित्रकला का उद्भव यहीं से विस्तार रूप से शुरू होता है। तो आगे की ओर चलते हैं। इस काल का जो टाइमिंग है, जो काल है, वो 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल इसमें आता है। इसमें क्या होता है, इस काल में लेखन कला का प्रमाण तो मिला है, इस काल में लेखन कला का प्रमाण है, लेकिन या तो वो अपुष्ट हैं या तो उनकी लिपि गुड़ है बहुत ही। इसी कारण आज तक उन काल का नहीं पढ़ा जा चुका है। तो आगे क्या है, उसके काल में क्या आता है? एक आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता और एक आता है वैदिक सभ्यता, इंडस वैली और वैदिक सिविलाइजेशन। तो ये 2 चीज़ें हम लोग बाद में इसके बारे में डिस्कशन और बढ़िया से कर लेंगे। फिलहाल में क्या पढ़ते हैं, इसके स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं। आखिर इतिहास को जानने के लिए जो भी वैज्ञानिकों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा अभी तक जो भी अवशेष खोजे गए हैं, जो भी मतलब कि कहा जाए तो जो भी चीज़ें मिली हैं, उन चीज़ों को किस तरह से आधार बनाया गया, तो वो विस्तार रूप से पहले ये जान लेते हैं। तो क्या जानेंगे? प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। कैसी सोर्सें हैं, स्रोतें क्या हैं? 3 स्रोतें मुख्य मानी गई हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। ध्यान दीजिएगा, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। तो सबसे पहले क्या आता है? पुरातात्विक स्रोत। सबसे ज़्यादा मान्यता पुरातात्विक स्रोतों से ही दिया गया है। इतिहास को अच्छी तरह से समझने के लिए पुरातात्विक स्रोत को ही मुख्य स्रोत समझा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी सामग्रियों के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या आता है, इनमें मुख्य 6 चीज़ों को रखा गया है। पहला क्या है, ध्यान दीजिएगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिएगा। हो सकता है मैंने आज ये क्लास दे दिया, कल आप भूल गए, तो कम से कम आपके पास जो नोट होगा, कम से कम वो देखकर इसको आप लोग अपने माइंड में फिर से बैठा सकेंगे। अभिलेख, लेटरिंग, मुद्राएं, करेंसीज। तीसरा है स्मारक एवं भवन, बिल्डिंग्स एंड मेमोरियल्स, मूर्तिकला, स्कल्पचर, चित्रकला, पेंटिंग, अवशेष, रेसाइड्यू। ये 6 चीज़ों को हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं। आखिर ये जो 6 चीज़ें हैं कहाँ कहाँ किस तरह से मिली है, इन चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं आगे चल के। तो चलिए आगे देख लेते हैं। पहला जो हमारा आता है वो है अभिलेख। अभिलेख जिसे लेटरिंग कहा जाता है। लेटर में क्या है,
इसमें कुछ और चीज़ें आती हैं, जिन जिन चीज़ों पर पाई गई है, जिन जिन चीज़ों पर खोज हुआ और जो चीज़ों पर अभिलेख मिले हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है हमारा स्तंभ, पिलर्स। दूसरा है ताम पत्रों पर पाया गया, जिसे कॉपर शीट कहा जाता है। दीवारों पर, तीसरा है दीवारों पर। चौथा है मुद्राओं पर। और पांचवा है आपका प्रतिमाओं पर। इसे आइडल्स कहते हैं। सबसे ज़्यादा मुद्राओं पर अभिलेख मिले हैं। तो मुद्राओं के बारे में आगे भी पढ़ेंगे। तो जो अभिलेख की पढ़ाई की जाती है उसे एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख के जो अध्ययन है, उसकी पढ़ाई है, उसे एपिग्राफी कहा जाता है। सबसे प्राचीन जो अभिलेख मिले हैं वो अशोक के अभिलेख मिले हैं, जिसे कहा जाता है प्राकृत भाषा में लिखा गया था। इसमें क्या हुआ, अधिकांश जो अभिलेख मिले उसे ब्रह्मलिपि में कहा गया। भाषा प्राकृतिक भाषा और ब्रह्मलिपि, जो ब्रह्मलिपि थी उसमें बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। ध्यान दीजिएगा, जो अशोक के अभिलेख मिले हैं उनमें जो ब्रह्मलिपि में जो लिखे गए हैं उन्हें लिखे गए हैं बाएं से दाएं की ओर। आगे क्या है, सबसे पहले सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख किन्होंने पढ़ा था। सबसे पहले सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेम्प ने 1837 में अशोक के अभिलेख को इन्होंने पढ़ने में सफलता पाई थी। सर्वाधिक प्राचीन, सबसे प्राचीन कहा जाए, सबसे प्राचीन जो अभिलेख मिले हैं, सर्वाधिक प्राचीन जो अभिलेख मिले हैं वो हड़प्पा कालीन के हैं। किस कालीन के, हड़प्पा कालीन की। क्वेश्चन भी आता है कि सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख किसके मिले हैं, तो वो हड़प्पा कालीन के मिले हैं, जिसे भाव चित्रात्मक कहा गया है। भाव चित्रात्मक लिपि में लिखा गया है, जिसे इमोशनल स्क्रिप्ट। मैं कुछ कुछ के अनुवाद ही इंग्लिश में कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा, ताकि इंग्लिश के लिए भी कोई दिक्कत ना हो आपको। तो हड़प्पा कालीन में जो अभिलेख मिले हैं, सिक्कों पर अभिलेख जो मिले हैं, ज़्यादातर सिक्कों पर भी अभिलेख मिले हैं उनमें, तो उनके जो अभिलेख हैं लिखे हुए अभिलेख नहीं हैं, बल्कि एक भाव चित्रात्मक है, चित्रों को दिखाया गया है। ज़्यादातर उनकी जो मुद्राएं थीं, हड़प्पा कालीन की मुद्राएं जो हुआ करती थी, मुहरें जो हुआ करती थी, मुहरों का भी बहुत ज़्यादा उपयोग उन्होंने किया है। तो ज़्यादातर भाव चित्रात्मक में ही दिखाया गया है उनकी, जो कि अभी तक पढ़ा भी नहीं जा चुका है, पढ़ना भी उसे ना के बराबर ही समझा जाए। तो भाव चित्रात्मक ही उन लोगों की लिपि हुआ करती थी। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे हमारा मुद्राएं। दूसरे नंबर पे मुद्राएं हैं, जिसे करेंसीज। इसमें क्या होता है, 206 ईस्वी से, ध्यान से सुनिएगा, 206 ईस्वी से 300 ईसा पूर्व तक भारतीय इतिहास का ज्ञान इसी मुद्राएं के इसी काल में हुआ है। 206 से 300 ईसा पूर्व तक मुद्राओं का जो ज्ञान है, जो पढ़ा जा चुका है, वो इसी काल के दौरान में पढ़ा जा चुका है। इससे पहले जो भी मुद्राएं मिली, जो भी लेख मिली, जो भी अभिलेख मिला है, उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। तो जो पढ़ा जा नहीं चुका है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स। और क्या है, जो जब इसके बारे में और खोज किया गया तो किन चीज़ों पर ये मुद्राओं का यूज किया जाता था, किन चीज़ों में उपयोग किया जाता था, तो सर्वाधिक जो है दान दक्षिणा दिए जाते थे। क्रय विक्रय में, ये खरीदारी या बेचना, इन चीज़ों पर इन लोगों का यूज होता था। वेतन मजदूरी, ये वेतन मजदूरी में भी मुद्राएं का उपयोग सर्वाधिक किया करते थे। ज़्यादा मात्रा में कहाँ पर मिली हैं मुद्राएं, तो ज़्यादा मात्रा में मौर्योत्तर काल की मुद्राएं मिली हैं। मौर्योत्तर काल की जो शीशे, पोटीन, तांबा, कांसे, चांदी और सोने की होते थे। तो ये तो मैंने आपको अभिलेख और मुद्राओं के बारे में बता दिया। आगे चलते हैं,
ये सब नोट करते जाइएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन हैं। ये आपको कहीं कोई जल्दी नहीं बताएगा। मैं गारंटी के साथ दोस्तों आपको बताता हूँ कि कोई भी किसी भी क्लास में ये चीज़ें आपको बताई नहीं जाएंगी। तो प्लीज़ इसे नोट कीजिएगा आप लोग, ताकि कहीं से भी एक क्वेश्चन भी आपका न छूटे। तो आगे क्या हुआ, तीसरा चलते हैं हम लोग, स्मारक एवं भवन। अपने दोस्तों से, निजी लोगों से ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी हिस्ट्री के अधिक से अधिक जानकारी मिल पाए। किस तरीके से किन चीज़ों का हिस्ट्री में जानने के लिए, भारत इतिहास को जानने के लिए किन किन चीज़ों का स्रोतों को मुख्य माना गया है, ये बहुत कम लोगों को ये जानकारी है। तो प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर करें। तो होता क्या है, इसमें मैं ज़्यादा चीज़ नहीं बताऊंगा, बहुत ही छोटी सी चीज़ों से बताऊंगा। उत्तर भारत के मंदिरों में, उत्तर भारत के मंदिरों में जब मंदिरें खोजी गई तो उनमें जो कलाएं, जो कला शैली थी, स्मारक भवन में जो भी खोजे गए, तो पहले में मंदिरों को खोजा गया। मंदिरों में क्या था, मंदिरों में जो भी कला शैली को, जो भी कलाकृतियों को उन्होंने दर्शाया था उस काल के युग के लोगों ने, तो उत्तर भारत के मंदिरों में जो कला शैली थी उसे नागर शैली कहा जाता था। उसी तरह दक्षिण भारत के मंदिरों में जो कला शैली थी उसे द्रविड़ शैली कहा गया। अब ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये दोनों कलाओं को एक जगह पे पाया गया। ये दोनों कलाओं को एक जगह पे पाया गया। वो कहाँ था, दक्षिणापथ के मंदिरों में। दक्षिणापथ के मंदिरों में उसे क्या नाम दिया गया, उसे वेसर शैली नाम दिया गया। तो स्मारक एवं भवनों में मात्र मैं मंदिरों के बारे में बताऊंगा। मंदिरों में जो है उत्तर भारत में नागर शैली की कला देखी गई, दक्षिण में द्रविड़ शैली की कला देखी गई, और ये दोनों कलाओं को एक जगह देखा गया दक्षिणापथ के मंदिरों में, जिसे वेसर शैली कहा गया। तो आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका, आगे है आपका मूर्तिकला। स्कल्पचर में क्या देखेंगे, जो कलाओं को, मूर्ति कलाओं को, जो उस क्षेत्र के जो लोग होते थे, उस समय के जो लोग होते थे, तो ज़्यादातर भारतीय मूर्तियों में क्या देखा गया है कि इतिहास के जो अवशेष मिले हैं, तो ज़्यादातर जो भारतीय अवशेषों में क्या देखा गया, मूर्ति कला में इन्होंने पेड़ पौधों का ज़्यादा इन्होंने कलाओं को दर्शाया है, जीव जंतुओं को ज़्यादातर दर्शाया है। और क्या है, देवी देवताओं को सर्वप्रथम देवी देवताओं को भी इन्होंने ज़्यादातर दर्शाया है मूर्ति कला में। आगे आपका क्या है, आगे है आपका चित्रकला। चित्रकला में क्या देखने को मिलता है, चित्रकला में आपका सबसे पहले, चित्रकला में सिर्फ एक ही चीज़ मैं इसमें भी बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। एक गुफा है, बौद्ध स्मारक गुफा कहा जाता है उसे, महाराष्ट्र में वो पाया जाता है। उस गुफा का नाम है अजंता गुफा। अजंता
गुफा। उस गुफा में चित्रकला बनाई गई है दीवारों पर। कैसी कलाएं बनाई गई हैं? तो कलाओं में बनाई गई है सबसे सर्वप्रथम कला बनाया गया था माता और पिता का, माता और शिशु। एक कला पाया गया माता और शिशु। दूसरी जो एक और कला पाई गई वहाँ पे, वो एक राजकुमारी की कला थी जिसका नाम था मरनासन राजकुमारी। ये कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है महाराष्ट्र में। छठा जो है आपका क्या है? छठा जो स्रोत है वो है अवशेष। अवशेष में क्या देखा गया? अवशेष जो है कहाँ पे पाए गए? तो पाकिस्तान में, सबसे पहले पाकिस्तान में ज़्यादातर सोहन नदी घाटी में सोहन नदी घाटी में जो अवशेष मिले, उन अवशेषों के द्वारा प्राप्त ये हुआ कि वो अवशेष जो हैं पूरा पाषाण काल युग के अवशेष थे। पूरा पाषाण काल के अवशेष थे आपके। वो पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी के पास पाए गए थे, जिससे ये पता चला कि पूरा पाषाण काल में, और वहाँ क्या मिला? तो वहाँ मिला है हथियार मिले हैं, औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं तथा कुछ और भी अवशेष मिले हैं छोटे मोटे, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि प्राचीन भारत का जो पत्थरों का युग था वो 4 लाख से 2 लाख के करीब रहा होगा। तो ये तो पता लगाया गया। इसके आगे चलते हैं हम लोग, इनमें और क्या पता लगाया गया। वहाँ पे मिली अवशेषों से ये पता चला कि वहाँ के जो लोग थे वो कृषि भी करते थे। कृषि, पशुपालन और कपड़ा बनाना और आदि चीज़ों में रखते थे, जिसे 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व का अनुमान लगाया गया। तो ये तो मैंने अवशेष को आपको बता दिया, अवशेष तक। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अवशेष के बाद जो हमारा दूसरा आता है, ये तो पुरातात्विक स्रोतों को हमने पढ़ लिया कि किन किन चीज़ों पर पुरातात्विक भारतीय के इतिहास को जाना गया है। उन चीज़ों को मैंने भी बता दिया, कहाँ कहाँ उन चीज़ों को ज़्यादातर सर्वप्रथम खोजी गई हैं। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत तो इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको विस्तार रूप से और बताऊंगा। तो चलने से पहले दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको बोलना चाहूँगा। एक बात बोलता हूँ, गड़बड़ हो गया यहाँ। तो चलने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। नथिंग इज अचीव्ड विदाउट हार्डवर्क। बिना मेहनत के
कोई भी आप चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मेहनत कीजिए और इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।